हेलो एवरीवन, आई होप आप इस लॉ सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे और आपका जो भी फीडबैक है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। जो भी आप हमसे कहना चाहते हैं, जहां भी आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है और अगर हमारा काम अच्छा है तो हमें ज़रूर भाई अप्रिशिएट करें। और दूसरी चीज़ है कि कोई भी कमेंट जो भी होगा आपका, उसको वेलकम किया जाएगा, तो संकोच ना करें। आपका जो भी फीडबैक है ऑनेस्टली आप अपना फीडबैक दें। ठीक है। चलिए, आई होप सब अच्छे से चल रहा होगा, आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे बिकॉज आई थिंक जनवरी के फर्स्ट वीक में आपके जो एग्जाम्स रहेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के। ठीक है, 3 ईयर एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर जो रहेगा। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, यानी जो मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो क्या है और कब और कौन व्यक्ति उन्हें क्लेम कर सकता है। क्या जो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है, अगर हाँ तो किन परिस्थितियों में, किन सर्कमस्टांसेस में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं या मौलिक अधिकार हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है। तो ठीक है, बने रहिए, शुरू करते हैं। चलिए, सो हमारा आज का जो सवाल है वो है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इन्हें संविधान में शामिल करने का उद्देश्य और महत्व क्या है। मीन्स व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग देम इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हु कैन क्लेम फंडामेंटल राइट्स, यानी जो मूलाधिकार हैं उनके लिए आवेदन कौन कर सकता है, उनको क्लेम कौन कर सकता है। मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध आपको मिलते हैं, यानी अगेंस्ट whom द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल। ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए। तो मौलिक अधिकारों की अगर हम मीनिंग की बात करें कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स होते क्या है, ठीक है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा, बहुत ही एक लेमैन के तरीके से। ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए एक लड़की है जिसका नाम चलो सरला रख देते हैं, ठीक है, हालांकि थोड़ा पुराना सा नाम हो गया। चलिए, तो सरला जो है एक लड़की, और ये एक डॉक्टर बनना चाहती है। ठीक है, इसका सपना है कि ये डॉक्टर बने। ठीक है, या इंजीनियर, जो भी हो सकता है, वट इट में बी। अब इसको डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए होगी? शिक्षा। शिक्षा। अब अगर हम इसको शिक्षा ही ना दें, इसको शिक्षा के अधिकार से ही वंचित कर दें, तो क्या आपको लगता है सरला कभी डॉक्टर बन पाएगी? मोहित नाम का व्यक्ति जो इंजीनियर बनना चाहता है, अगर उसको पढ़ने से ही रोक दिया जाए, ठीक है, या फिर ये कह दिया जाए कि आप किसी भी मान लीजिए जैसे पहले होता था एंशियंट इंडिया की अगर हम बात करें, तो लोगों को जाति के नाम पे पढ़ने से रोक दिया गया। ठीक है, कि आप जाति विशेष के हैं इसलिए आपको शिक्षा का अधिकार नहीं है। ठीक है, यहां तक कि जेंडर के आधार पे भी, जाति ही एक आधार नहीं था, जेंडर भी था, यानी जो महिलाएं थी उनको भी शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पाया। अब जब उनको उनका जो मूल 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 अधिकार है, यानी एक नैसर्गिक अधिकार है, एक प्राकृतिक अधिकार है, अगर वो नहीं मिलेगा, तो क्या आपको लगता है कि उनका पूर्णतम विकास हो पाएगा? क्या पूर्णतम विकास संभव है? क्या एक सर्वांगीण विकास संभव है? क्या वो अपने टैलेंट, अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे? कोई भी व्यक्ति, आप किसी का भी एग्जांपल ले लें, जाति के आधार पे नहीं, चाहे जेंडर के आधार पे नहीं हो, आप किसी भी आधार पे ले लें, क्षेत्र के आधार पे ले लें, भाषा के आधार पे ले लें, कोई भी व्यक्ति यदि उसके प्राकृतिक अधिकार जो नैसर्गिक अधिकार हैं अगर उनको ही उनसे छीन लिया जाए, अगर उन्हें दिया ना जाए, तो क्या वो पूर्णतम उसका विकास हो पाएगा? क्या वो अपने टैलेंट, अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाएगा? क्या उसका स्वतंत्र जो विकास है वो संभव हो सकेगा? तो आप कहेंगे कि सर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके जो बेसिक राइट्स हैं वो ही अगर उसको नहीं मिलेंगे तो उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इसलिए मौलिक अधिकारों का अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो इनको प्राकृतिक अधिकार यानी नेचुरल राइट्स कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं से किसी भी व्यक्ति का
पूर्णतम विकास हो सकता है, स्वतंत्र विकास हो सकता है। वो अपने टैलेंट को, अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को डेवलप कर पाएंगे। जैसे कोई लड़की क्या अपनी मर्जी से अपने प्रोफेशन को चूज कर सकती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल कर सकती है सर। आर्टिकल 19 का 1 जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें जी जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तब हमें समझ आएगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई भी प्रोफेशन, कोई बिजनेस, कोई ऑक्यूपेशन का चुनाव कर सकता है। तो मौलिक अधिकार से मतलब होता है प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स। ओके। जो इन अलाइनेबल हो, अप्रतिदेय हो, यानी जिनको उनसे छीना ना जा सके, जिनको उनसे अलग ना किया जा सके। आपको जो मौलिक अधिकार मिलेंगे आपके संविधान के भाग 3 में मिलेंगे, यानी जो पार्ट 3 है। ओके। उसमें आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आपके मौलिक अधिकारों वाला ही ये पार्ट है। अब अगर हम कहें कि सर मौलिक अधिकार ठीक है हमने दे दिए, तो क्या होगा इससे? देखिए, अगर हम मौलिक अधिकारों के इतिहास पे भी जाएं, तो पहले क्या होता था कि राजतंत्र वो हुआ करता था, राजाओं वाला सिस्टम हुआ करता था। ठीक है। तो प्रजातंत्र है, पहले राजतंत्र हुआ करता था। उसमें निरंकुश शासन हुआ करता था। निरंकुश शासन यानी जो राजा महाराजा होते थे। आप फ्रांस की क्रांति पढ़ लीजिए, वहां पे आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा किस तरह के राजा, या अपने भारत के ही आप बहुत सारे उदाहरण ले लें। ठीक है। फ्रांस की क्रांति तो सबसे अपने आप में एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है। तो वहां पर क्या होता था कि निरंकुश शासन हुआ करता था। और इवन इंग्लिश लॉ में तो ये भी कहा जाता था कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, कि राजा कभी गलत कर ही नहीं सकता। अब राजा कुछ गलत नहीं कर सकता, राजा के मन में जो आता था वो करता था। यानी उसका जो शासन होता था वो निरंकुश होता था। तो ऐसे निरंकुश शासकों के निरंकुश शासन पर एक तरह का अंकुश लगाने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए, ये मौलिक अधिकार दिए गए। थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री में जाएं, तो इंग्लैंड में 1689 में बिल ऑफ राइट्स लाया गया, जिसमें हुआ ये कि जिससे जो राजा के अधिकार थे बहुत सारे वो कम हो गए और जनता को काफी सारे अधिकार दे दिए गए। मैग्ना कार्टा हम पढ़ेंगे, 1215 में ये आया। ठीक है। 1215 में ये आया। ठीक है। अमेरिका और फ्रांस ने इन अधिकारों को नेचुरल और इन अलाइनेबल अधिकार कहा, यानी इन अलाइनेबल राइट्स कहा। अगर हम अपने इंडिया की बात करें, सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात करें, ऑनरेबल जो जजेस रहे हैं उनकी बात करें, तो उन्होंने भी ये कहा कि जैसे जस्टिस सुब्बा राव का एग्जांपल लेते हैं, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में इन्होंने कहा कि जो मूल मौलिक अधिकार हैं वो नैसर्गिक हैं, यानी प्राकृतिक हैं, अप्रतिदेय हैं, इनअलाइनेबल है। जस्टिस बेग ने कहा कि मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो स्वयं ही संविधान में समाविष्ट हैं, यानी आपके संविधान में वो लिखे हुए हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नागरिक होते हैं उनको मौलिक अधिकार इसलिए दिया जाता है जिससे कि उनका बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। ये बहुत जरूरी है। अगर इनको छीन लिया गया तो किसी भी व्यक्ति का, खासकर अगर हम बात करें नागरिकों की, तो उनका बौद्धिक, नैतिक या आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको अवसर ही नहीं मिलेगा, उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी उन चीजों को करने की। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिया था शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार आप इमेजिन करिए, आप अपने आप का एग्जाम्पल लीजिए, आप आज आप लॉ कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, और अगर आपको का शिक्षा का अधिकार ही छीन लिया जाता है जिसमें आप स्कूल में ही एंटर नहीं कर पाते, तो सोच के देखिए क्या आज आज आप लॉ कर रहे होते? क्या आज आप एलएलबी के एग्जाम की तैयारी कर रहे होते? क्या आज आप जज बनने का या वकील बनने का सपना देख रहे होते? नहीं देख पाते। यही होगा कि जब आपको जो मूल अधिकार है वो मिलेंगे, इससे आपका बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास होगा। अगर इनका अभाव हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास संभव नहीं है, सर्वांगीण विकास हो ही नहीं पाएगा, उनकी फ्रीडम को अगर छीन लिया जाए।
पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति जैसे जातिगत आधार पे वो काम करना होता था, यानी कि वो अपने काम को ही नहीं बदल सकते थे। जो पूर्वजों से चला आ रहा है उसी को करना होता था। अब बहुत सारे लोग जैसे हमारे देश में SC ST हैं, काफी पिछड़ गए। वो क्यों पिछड़ गए? क्योंकि इनके नैसर्गिक अधिकारों को छीना है। इनको जो नैसर्गिक अधिकार मिलने चाहिए थे, जो प्राकृतिक अधिकार इनको मिलने चाहिए थे, कि ये जो मन में आए कर सकें, जो प्रोफेशन चाहे अपना सकें, और अगर जब इनका ये अधिकार छीना जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, ये इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग पिछड़ते चले जाएंगे। इससे इनका बहुमुखी विकास संभव ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब है, मौलिक अधिकार से मतलब ऐसे अधिकारों से है जो प्राकृतिक अधिकार है, जो इनअलाइनेबल है, अप्रतिदेय है। तो सर, मौलिक अधिकारों का को भारत के संविधान में लाने का, चलो ठीक है, आजादी मिल गई हमें तो फिर तो ठीक है, सब चीजें ठीक हो जानी चाहिए। तो भारत के संविधान में इनको शामिल क्यों किया गया? या संविधान में इनको शामिल क्यों किया गया? इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इनका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, सबसे पहली चीज है कि विधि का शासन होना चाहिए। हमने बहुत बार पढ़ा होगा, एक ऐसी सरकार हो जिसके जो जिसका शासन जो है वो विधि द्वारा हो, यानी अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ, नॉट ऑफ मैन। विधि शासित सरकार की स्थापना करना, न कि मनुष्य द्वारा संचालित सरकार की। हम अपने देश में अगर देखें, आज जो सरकार है वो भी विधि द्वारा शासित सरकार कही जाएगी, बिकॉज सारी जो पावर्स मिलती हैं वो संविधान से मिलती हैं। ठीक है। न्यायाधीश जो हेगड़े साहब रहे हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों का शोषण न कर सके। एक ऐसी शासन व्यवस्था लागू करने के लिए एक विधि द्वारा शासित सरकार की स्थापना करने के लिए फंडामेंटल राइट्स का होना जरूरी है। इसलिए ही इनको इंक्लूड किया गया है। प्रोफेसर डाइसी की बात करें, AB डाइसी, जिन्होंने बात की रूल ऑफ लॉ की, विधि का शासन। अब देखिए, रूल ऑफ लॉ को हम समझते हैं क्या? चलिए इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ज्यादा नहीं। विधि का शासन, दो शब्द आते हैं। एक तो आता है विधि का शासन, और एक आता है विधि द्वारा शासन। विधि द्वारा शासन, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ। क्या फर्क है दोनों में? विधि का शासन से मतलब है कि ऐसा कानून, ऐसी विधि जो सही है, उचित है, युक्ति युक्त है, रीजनेबल है, जस्ट है। कहने का मतलब है, कानून भी ऐसा ना हो कि जो मन में आया बना दिया। रूल ऑफ लॉ से मतलब है द रूल ऑफ करेक्ट लॉ, सही विधि का शासन। जबकि विधि द्वारा शासन बिल्कुल उलट हो जाएगा। विधि द्वारा शासन से मतलब होगा कि कानून जो कुछ भी बना दे। जैसे नॉर्थ कोरिया आप सुनते होंगे, ठीक है, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन साहब जो मन में आया बना देंगे, और वो लोगों को मानना पड़ेगा। उसको कहेंगे रूल बाय लॉ। कि कानून है, चाहे वो गलत हो सही हो, इससे मतलब नहीं है। लेकिन रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि सिर्फ कानून होना जरूरी नहीं है, बल्कि कानून का सही होना जरूरी है। विधि का उचित युक्ति युक्त होना जरूरी है, जस्ट होना जरूरी है, न्यायोचित होना जरूरी है। तो यहां पर बात वही हुई कि विधि का शासन होना, विधि के शासन की स्थापना करना। इसलिए फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया जाता है। उनका उनका उद्देश्य ये है। फंडामेंटल राइट्स का उद्देश्य ये है
कि व्यवहार, नागरिकता, न्याय और निष्पक्षता का एक निश्चित मापदंड निर्धारित किया जा सके, कि कौन कैसा व्यवहार करेगा, किससे कैसा व्यवहार किया जाएगा, किसको नागरिकता दी जाएगी, न्याय कैसे होगा, निष्पक्षता कैसे होगी, उनके लिए निश्चित मापदंड निर्धारित किए जाएं। ठीक है, सर्टेन स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं। और वो स्टैंडर्ड कब बन पाएंगे? जब हम उनको बेसिक राइट्स या फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दें। ओके, प्रत्येक वर्ग को समानता मिले, भौतिक और नैतिक पूर्णता के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है आपके मौलिक अधिकार। तो विधि द्वारा शासित सरकार की स्थापना करना, विधि के शासन की स्थापना करना, व्यवहार, नागरिकता, न्याय, निष्पक्षता का एक निश्चित मापदंड निर्धारित करना, ये सब उद्देश्य हैं आपके मौलिक अधिकारों के। इसलिए मौलिक अधिकारों को इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है। मौलिक अधिकारों का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स का? देखिए, चीजें मिली जुली सी हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो समझते हैं। एम नागराज बनाम भारत संघ का केस 2007 में, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार नागरिकों को राज्य के द्वारा कोई दान नहीं है। कोई, इन्होंने कोई ऐसे मत समझिए कि कोई दान दिया गया है। सरकार हमें कोई दान में नहीं दे रही है हमारे मूल अधिकार, बल्कि जो भाग 3 है, जो पार्ट 3 है, जिसमें मूल अधिकार जैसे बात करता है, मूल अधिकार प्रदान नहीं करता, वरन इस बात की पुष्टि करता है कि उनका अस्तित्व है, वो एग्जिस्ट करते हैं, उनका संरक्षण प्रदान करता है। कहने का मतलब है, मौलिक अधिकार तब भी होंगे जब संविधान ना हो। अगर संविधान भी नहीं है किसी देश में या हमारे देश में, तब भी लोगों के मौलिक अधिकार होंगे, तब भी उनके पास कुछ मौलिक अधिकार हैं। सपोज करिए, आप एक एग्जाम्पल लीजिए। अभी मान लीजिए पृथ्वी पे किसी देश का ही कोई अस्तित्व ना हो, उस समय जो ह्यूमन रहे होंगे, पहले रहे होंगे, तो उन्होंने भी तो प्राकृतिक अधिकारों को, यानी नेचुरल राइट्स को एक्सरसाइज किया होगा। सोच के देखिए कि चलो कोई कानून कुछ भी लागू नहीं है, लेकिन जब भी प्राकृतिक अधिकार तो बने रहेंगे। संविधान से पहले भी आपको के मूल अधिकार हैं, और संविधान के बाद भी आपके पास मूल अधिकार है। क्यों? क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हैं, क्योंकि आप मानव वर्ग से। बीजी रामचंद्र जी ने तो ये तक कहा है कि जो भारत के जो जो मौलिक अधिकार हैं, जो पार्ट 3 में दिए गए हैं, वो मैग्ना कार्टा है। ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, बीजी रामचंद्रन। हु कॉल्ड द पार्ट 3 द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? तो बीजी रामचंद्रन। और ये मैग्ना कार्टा की कहानी है, उस कहानी पे मैं फिलहाल नहीं जाऊंगा। बस ये समझिए कि इंग्लैंड में जब वो मोनार्की हुआ करती थी 1215 में, आज सोच के देखिए, आज से कम 800 साल पहले ही वहां के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दे दिए गए थे मैग्ना कार्टा के थ्रू। और यहाँ के राजा की जो पावर्स थी, उनको लिमिटेड कर दिया गया था, उनको कम कर दिया गया था। यानी जो निरंकुश शासन था, उस पर थोड़ा सा अंकुश लगना शुरू हो गया था उसी समय से। और उसके बाद 1689 में बिल ऑफ राइट्स का आना तो अपने आप में ही रिमार्केबल था। मैग्ना कार्टा, ये समझ के चलिए कि दुनिया का सबसे पहला लिखित दस्तावेज है जिसमें फंडामेंटल राइट्स या कुछ राइट्स की बात की गई है, नागरिकों के मूल अधिकारों की बात की गई। यहीं से पूरी दुनिया में ये कंसेप्ट आया है, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, नागरिकों के अधिकार। यहीं से जन्म होता है, इंग्लैंड से जन्म होता है इन चीजों का, बिल ऑफ राइट्स का आना। ठीक है, जिसमें बहुत सारी फ्रीडम्स को, नई तरह तरह की स्वतंत्रताओं को शामिल किया गया है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स का जो स्कोप था वो और ज्यादा बढ़ा दिया गया। और आज भी आप देखिएगा, 1950 में जब हमारे भारत का संविधान लागू हुआ,
उस समय जो आपके पास मौलिक अधिकार थे, क्या आज भी उतने ही हैं या बढ़ गए हैं? तो आप पाएंगे सर बढ़ गए हैं। राइट टू एजुकेशन बहुत बाद में इसको एज अ फंड, हालांकि पहले भी था, लेकिन इसको स्पेशली रिकॉग्नाइज किया गया आर्टिकल 21A में, क्या में। राइट टू प्राइवेसी, के एस पुट्टास्वामी 2017 का केस, कह दिया कि निजता का अधिकार भी किसका मौलिक अधिकार का हिस्सा है। ये 2017 में कह रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार, दुनिया भर के, एक मैं जब आर्टिकल 21 पढ़ाऊंगा तो उसमें हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आज भी इन चीजों का स्कोप बढ़ता जा रहा है। देखिए 1215 में कभी शुरुआत हुई होगी कहीं पर, जहां बात हुई कि नागरिकों के भी कुछ अधिकार होने चाहिए, यानी सर उससे पहले नागरिकों के अधिकारों की बात ही नहीं, कोई अधिकार नहीं, कुछ नहीं। राजा के मन में जो आता था वो करता था। लेकिन 1215 में मैग्ना कार्टा आता है, जहां से इन चीजों की शुरुआत होती है, और धीरे धीरे आज ये जो आधुनिक दुनिया है, इस आधुनिक दुनिया में जो देश हैं, वहां पर आपको लगभग लगभग हर जगह पर कुछ सर्टेन राइट्स आपको मिल जाएंगे। हु कैन क्लेम द फंडामेंटल राइट्स? इट्स वेरी इजी। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, हालांकि इसमें मैं समझाऊंगा डिफरेंस क्या है, या नागरिक हो। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं आपके पास जो सिर्फ नागरिक ही क्लेम कर सकते हैं, जो सिटीजन ही क्लेम कर सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कोई भी क्लेम कर सकता है। कोई हमारे देश में विदेशी भी आया है, उसके पास भी कुछ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल रहेंगे, जैसे जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में। हाँ, जॉब वगैरह में उसको हम बाहर कर देंगे, नौकरी वगैरह उसको नहीं देंगे, बिकॉज ही इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो व्यक्ति या नागरिक, ठीक है, जिसके अगर अधिकार को छीना गया है, तो वो क्लेम कर सकता है उसके फंडामेंटल राइट्स को। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है, सपोज करो ए है, इसको नॉलेज नहीं है कि क्या इसके फंडामेंटल राइट्स हैं, या फिर ये गरीब है, पुअर है, और ये कोर्ट तक नहीं जा सकता अपने फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए। तो इसके बिहाफ पे अन्य व्यक्ति या कोई संस्था लोकहितवाद, जिसको हम PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दायर कर सकता है। तो कहने का मतलब है कोई व्यक्ति या कोई नागरिक, या उनके आधार पे, उनके बिहाफ पे अन्य व्यक्ति या कोई संस्था। संस्थाएं होती हैं जैसे NGO होते हैं, आपने सुना होगा NGO, ठीक है, PUCL और इस तरह की कई सारी संस्थाएं हैं। तो ये लोग क्लेम कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को। अगेंस्ट whom द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल। अब ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो किसके विरुद्ध आपको उपलब्ध रहेंगे, किनके खिलाफ आप फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए जा सकते हैं। देखिए, पहली चीज तो हमें बहुत ध्यान से समझना है, बहुत बेसिक सी चीज, कि जनरली फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल होती हैं, अगेंस्ट स्टेट। अब स्टेट को बहुत ही लेमैन की तरह समझिए, कि स्टेट का मतलब होता है एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कोई कानून बना के उसे लागू कराने की शक्ति रखता हो, क्षमता रखता हो। वो कोई कानून बनाए और उसे लागू भी करा सकता हो। जैसे भारत की संसद, भारत सरकार, राज्य सरकार, ये क्या है, ये कोई कानून बना सकती हैं? आप कहेंगे सर बना सकती है। क्या ये उसको लागू भी करा सकती हैं? बिल्कुल। तो इनके खिलाफ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है। जैसे DM साहब है, पुलिस है, ये सब कौन है? ये सरकार का हिस्सा है। यानी जो अनुच्छेद 12 है उसके अनुसार यदि कोई राज्य की परिभाषा में आता है, जिसको राज्य माना जाता है, स्टेट, और राज्य कौन होगा, स्टेट कौन होगा, जो कानून बना के उसे लागू कराने की शक्ति रखता हो, उसे हम क्या कहेंगे कि वो राज्य है, वो स्टेट है। ठीक है, जिसमें भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, जो राज्य सरकार का विधानमंडल होता है यानी स्टेट गवर्नमेंट की जो असेंबली होती है, स्थानीय प्राधिकारी, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है, म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, जिला पंचायत, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पंचायत, ये सब क्या है, स्थानीय प्राधिकारी की श्रेणी में आते हैं।
यानी कि तीन तरह की जो गवर्नमेंट है हमारी, वो तीनों ही स्टेट है। केंद्र सरकार, ठीक है, और वहां पे कौन काम करती है? संसद, चलो जी। राज्य, राज्य सरकार, और वहां पे विधानमंडल जो कानून बनाता है स्टेट में। और स्थानीय प्राधिकारी जिसमें हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, जिसमें आपके दो उसमें आता है, जैसे रूरल में आएगा कौन सा? जिला पंचायत, ठीक है, और आपका ब्लॉक, ठीक है, जिसे खंड भी कह देते हैं, और फिर आएगा आपका ग्राम पंचायत। शहर के मामले में नगर निगम होता है, जैसे एमसीडी हो गया आपका, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली हो गया, ठीक है, गाजियाबाद, मेरठ, ये सब, ठीक है। उसके बाद आते हैं म्यूनिसिपैलिटी, जो छोटे छोटे शहर हैं, जैसे बागपत, बड़ौद, खेकड़ा, ठीक है। और फिर आते हैं नगर पंचायत, जैसे टटीरी, टीकरी, रटौल, कुछ इस तरह के जो हमारे आसपास के कुछ जगह हैं। तो ये सब क्या है? स्टेट है। यानी इनके अगेंस्ट आपके पास फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं। आप इनके खिलाफ फंडामेंटल राइट्स को अवेल कर सकते हैं, भारत सरकार के खिलाफ, संसद के खिलाफ, राज्य सरकार, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। हालांकि इस अन्य को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ये अन्य कौन है। ठीक है, चलिए अन्य को हम समझ लेते हैं। अदर, अदर अथॉरिटी, अदर अथॉरिटीज, ऐसी अथॉरिटी, वही परिभाषा वही आएगी कि जो कानून बना सकती हो और उसे लागू भी करा सकती हो। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी इसमें वैसे तो। जनरली गवर्नमेंट सेक्टर्स में, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, जो कानून बना सकती हैं, ठीक है। और जनरली इसका आप एग्जांपल ले लें, जैसे आपकी CCSU, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है। क्या ये अथॉरिटी उसमें आएगी स्टेट में? हाँ बिल्कुल आएगी, क्योंकि ये अदर अथॉरिटी में आएगी, क्योंकि इसके पास भी कुछ शक्तियां हैं, कानून बना सकती है और उसको लागू भी करा सकती है। तो पहला तो हमने समझा कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसके खिलाफ होंगे, किसके विरुद्ध होंगे? स्टेट के अगेंस्ट। और दूसरे होंगे, क्या सर ये प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन हो सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी आपको जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। आर्टिकल 32 की जब हम बात करते हैं, रिट रिट जा सकती है, रिट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक केस भी है, बोधिसत्व गौतम बनाम शुभ्रा चक्रवर्ती का। इसमें होता क्या है कि भाई एक व्यक्ति होता है और वो किसी, जो महिला है, जो लड़की है, उसको झूठे शादी का झूठा वादा करके और दिस एंड दैट, और मंदिर में उसके साथ शादी करके या दिखावा करता है, ढोंग करता है, और उसके बाद जो भी सारी चीजें उसको एक तरीके से मिसयूज करता है। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो अभियुक्त है, ठीक है, उस पर मुकदमा तो चलाया जाएगा, साथ साथ जो लड़की है, ठीक है, उसको 1,000 रुपये महीना अंतरिम प्रतिकर भी देगा, यानी कंपनसेशन भी देगा वो व्यक्ति, क्योंकि उसके कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन उसने किया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी जनरली, जनरली तो नहीं होता है, स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, बट इन सम सर्कमस्टांसेस प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं। बट इसको कोर्ट ही कराएगा, याद रखिए, जनरली नहीं होते, कोर्ट करा सकता है, ठीक है। फिर आता है थर्ड, प्राइवेट निगमित निकाय के विरुद्ध, यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्राइवेट इनकॉर्पोरेट बॉडी। क्या कोई जो बॉडी है वो प्राइवेट है? क्या सर हम सरकार के खिलाफ तो जा सकते हैं, लेकिन क्या प्राइवेट इनकॉर्पोरेट बॉडी के अगेंस्ट भी जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। जैसे इसमें एक केस है, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंटल लीगल एक्शन बनाम भारत संघ, ठीक है। इसमें ये निर्धारित किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्राइवेट निगमित यानी निकाय हैं, जो किसी नागरिक के मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, तो वहां पर ये नहीं तर्क करेगा न्यायालय कि भाई आप राज्य की परिभाषा में नहीं आते हैं, यानी जिसके खिलाफ जो प्राइवेट इनकॉर्पोरेट बॉडी है वो राज्य में नहीं आती है, ऐसा नहीं कहेगा। अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल करके, जैसे अभी हमने पढ़ा बोधिसत्व वाला केस, आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करते हुए उसमें रिट जारी कर सकता है। अगर न्यायालय को लगा कि सरकार ने इसके खिलाफ या इसके प्रति या इसके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं, ठीक है, कोई स्टेप नहीं लिया गया, ठीक है,
या कोई ऐसी चीज है जिससे नागरिकों के जीवन को खतरा हो रहा है, तो न्यायालय का ये कर्तव्य है कि वो उसमें हस्तक्षेप करेगा। वो ऐसे मामलों में जैसे क्रैकर्स, है ना, पटाखे बैन वाली स्थिति आती है, तो अब आपने देखा होगा ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, ग्रीन वाले, ओनली ग्रीन। तो ऐसा किस लिए कर रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट? ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ हिट होता है। ठीक है भाई, जीने के लिए हमें एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। तो ऐसे मामलों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस तरह के रिट को इशू कर सकता है। बट ये देखना पड़ेगा कि क्या सरकार ने उसमें ऐसा कुछ किया है। इस मामले में ये किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि 50,000 रुपये तक देने का जो जो केस में लगे, 6 साल जब केस चला। ठीक है, जो पर्यावरणवादी संस्थाएं होती हैं, एमसी मेहता या बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं, कई सारी संस्थाएं हैं, ठीक है, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करती हैं, और वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं रिट लेके, और उसमें जो खर्चा है वो खर्चा तक दिला दिया उसमें, जो ऊपर वाला जो केस है। ठीक है, तो ऐसी प्राइवेट इनकॉर्पोरेटेड बॉडी के अगेंस्ट भी ये प्रोटेक्शन आपको मिलता है। क्या मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है? क्या फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किन परिस्थितियों में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, समझने वाली चीज है। देखिए, जनरल रूल तो ये है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपसे नहीं छीने जाएंगे, किसी भी परिस्थिति में नहीं छीने जाएंगे। अगर ऐसा होता है कानून बना के या बिना कानून बनाए भी, ठीक है, तो आर्टिकल 13 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, उसमें उसके जरिए, जुडिशियल रिव्यू के जरिए, ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन के जरिए जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो इंटरफेरेंस कर सकते हैं ऐसे मामलों में जहां कोई कानून, ठीक है, आपके मूल अधिकारों को किसी भी तरह से या तो कम करता हो या छीनता हो, या तो पूरी तरह छीन रहा हो या उनको कम भी कर रहा हो, अगर कर्टेल भी कर रहा हो। तो जनरल जो नियम है, जो सामान्य नियम है, वो ये है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ना छीना जा सकता, ना कम किया जा सकता। पर कुछ अपवाद हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। जिन एक्सेप्शंस का इस्तेमाल करके जो सरकार है वो आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकती है। जैसे पहला एग्जांपल है आर्टिकल 33। ठीक है, प्रतिरक्षा सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में, रिलेटिंग टू पर्सन ऑफ डिफेंस सर्विसेज, यानी जो लोग आपने देखे होंगे डिफेंस सर्विसेज में होते हैं, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है आर्टिकल 33 का इस्तेमाल करते हुए कि वो सेना के जो सदस्य हैं, ठीक है, सेना के सदस्य से मतलब है जो इन डिफेंस फोर्सेस में काम करते हैं, उनके मूल अधिकारों को, उनके फंडामेंटल राइट्स को किसी भी मात्रा तक निर्बंधित कर सकती है, समाप्त कर सकती है। उसे ये इंश्योर करना है बस कि वो लोग, उनको बस इतने ही फंडामेंटल राइट्स दिए जाएं जिससे कि वो कर्तव्यों का उचित पालन कर सकें और अनुशासन बना रहे, डिसिप्लिन मेंटेन रहे। अब आप देखिएगा, आर्म फोर्सेस, नेवी, एयरफोर्स, इनमें बड़े सख्त नियम होते हैं, जैसे कोई दाढ़ी नहीं रख सकता, कोई ज्यादा बड़े बाल नहीं रख सकता, स्टाइल वाले, उनके सबके बाल एक जैसे कटे होंगे, उनको सबको एक जैसे कपड़े पहनने हैं, उनको सबको एक जैसा खाना खाना है, सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है। वहां कोई क्लेम नहीं कर सकता नहीं नहीं मुझे तो राइट टू स्लीप है, सोने दो, है ना, राइट टू स्लीप है ना आपको, सोने का अधिकार। आपने सुना होगा कि रात के 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर क्यों बंद रहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बैन किया हुआ है इनको? आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, शादियों में रात के 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाने देते। ठीक है, पुलिस आ सकती है, हालांकि लोकल जगह पे बच जाते हैं, लेकिन जो बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहां पे आप 10 बजे के बाद डीजे वगैरह नहीं बजा सकते, क्योंकि राइट टू स्लीप है, फंडामेंटल राइट का हिस्सा बनाया गया इसको। ठीक है, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। तो अब कोई जो फौजी है वो कहेगा कि नो नो नो, मुझे राइट टू स्लीप है, मुझे सोने का अधिकार है? जी नहीं। आपके जो जो मौलिक अधिकार हैं उनको निर्बंधित कर सकते हैं, इवन हम समाप्त भी कर सकते हैं। तो आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग होते हैं उनको बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहना पड़ता है।
अपने ड्यूटीज को फुलफिल करना पड़ता है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। ठीक है, लेकिन संसद ऐसा सिर्फ तभी करेगी जब कोई कानून बनाया होगा, कानून बना के ही ऐसा करेगी, और आर्टिकल 33 का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो अनुच्छेद 33 है वो संसद को ये शक्ति देता है कि वो जो हमारे प्रतिरक्षा सेवाओं में होते हैं, जो हमारे डिफेंस फोर्सेस में जो लोग होते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं लिमिटेड कर सकती है या खत्म तक कर सकती है। ठीक है। एग्जाम्पल इसमें सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम यानी नेवी, आर्मी और ये सब। ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका आर्टिकल 33, जिसमें कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। ओके। इसीलिए आप देखना कि जो फौजी वगैरह होते हैं ये आपको किसी पॉलिटिकल रैली में किसी का चुनाव प्रचार करते हुए ये सब करते हुए नहीं मिलेंगे। इवन इनके जो फेसबुक अकाउंट्स और ये सब, इन तक पे भी कहीं ना कहीं रोक लगी होती है। ये फेसबुक और इन सब पे भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, इनकी सोशल मीडिया वगैरह पे भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। चलिए दूसरा हम पढ़ते हैं कि जब मार्शल लॉ अप्लाई हो जाए, या तो कहीं पे ऑलरेडी हो या किया जाए, सेना विधि जिसको हम कहते हैं, और इसमें आपको आर्टिकल 34 पढ़ना है। देखो 33 पढ़ा हमने, उसके बाद हम पढ़ते हैं 34। ठीक है। तो 34 में क्या है, इसमें भी आर्टिकल 34 का इस्तेमाल करते हुए संसद कानून बना के जो मूल अधिकार है उनको पूरी तरह या आंशिक रूप से, यानी जितना ठीक समझे उन पे आपके रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, निर्बंधन लगा सकती है। जहां भी सेना विधि लागू होगी, मार्शल लॉ, आपको कुछ अगर याद आए मार्शल लॉ, ठीक है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट कुछ है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट जब हुआ, जनरल डायर ने जो गोली चलवाई थी, वो इसी लॉ की वजह से चलवा दी थी उसने। कि वहां पर उस समय अमृतसर पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ था, और मार्शल लॉ जब लगता है तो सारी पावर्स जो हैं वो सेना के हाथों में आ जाती है, आर्मी के हाथों में आ जाती है, जो भी सेना जिस टाइप की भी, वहां सेना विधि लागू हो जाती है, और वहां पर आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। नॉर्मल कोर्ट्स काम नहीं करती वहां, एक तरीके से सैनिक न्यायालय काम करते हैं, आर्मी कोर्ट्स काम करने लगती हैं। और तो और वहां पर जब वो मार्शल लॉ रहेगा, और उस समय जो सेना के जो अधिकारी हैं, प्राधिकारी हैं, ये लोग बहुत सारे क्या करते हैं, पनिशमेंट देते हैं लोगों को। ठीक है, पनिशमेंट दे सकते हैं, फाइन कर सकते हैं, इवन समटाइम जेल में भी डाल सकते हैं। तो अब कोई व्यक्ति इनके खिलाफ नहीं जा पाएगा कि साहब मुझे इस तरह से मेरे राइट्स को छीना। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भाई आर्टिकल 34 जब मार्शल लॉ अप्लाई रहेगा तो वहां सेना का कानून चलेगा, नॉर्मल कानून वहां चलेगा ही नहीं। समझ आई बात आपको? तो मार्शल लॉ बहुत ही स्पेशल सिचुएशन होती है, बहुत ज्यादा स्पेशल, मार्शल लॉ, सेना विधि। और ऐसे में बस समझ लीजिए, अगर कभी लग जाए, ऊपर वाला ना करे ऐसा, कभी कोई परिस्थिति आए, मान लीजिए आपके शहर में लग जाए मार्शल लॉ, तो बस चुपचाप जो आर्मी कह रही है भैया उसको सुन लीजिए। ठीक है, ज्यादा इधर उधर की मत बताइएगा उनको। ठीक है, वो सेना है, वो आपके खिलाफ एक्शन लेगी और आप कहीं नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उस समय उस दौरान आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली। वहां कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 34 अगर इस्तेमाल में आ गया, मार्शल लॉ अप्लाई कर दिया गया, तो समझ लीजिए आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड हो जाते हैं। आप कहने लगे साहब हम तो यहाँ पे भीड़ लगाएंगे, 4 लोग खड़े होंगे, ये वो, नहीं नहीं नहीं, नहीं कर पाएंगे। तो पहला आर्टिकल 33, जो आर्मी या नेवी या इनके जो मेंबर्स होते हैं उनको फंडामेंटल राइट्स बहुत कम, मिनिमम मिलते हैं, उनके खत्म भी किए जा सकते हैं। और अगर मार्शल लॉ ही अप्लाई में हो गया तो आम नागरिकों के भी जो मूल अधिकार हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं उस समय के लिए। हटा दिया जाएगा तो ठीक है, फिर से रिवाइव हो जाएंगे। अब फिर तीसरा तरीका आता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कैसे सस्पेंड किया जाए। तो साहब एक काम करो, संविधान में ही संशोधन कर दो, लो बात खत्म। संविधान में ही संशोधन कर दिया जाए तो ठीक है, कैसा रहेगा? संविधान में ही संशोधन कर दें। अब इस पे एक बड़ा डिबेट खड़ा हो जाता है। क्या
पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकती है, खत्म कर सकती है, कम कर सकती है, छीन सकती है, हाँ या ना? अब इस पे एक बड़ा डिबेट खड़ा हो जाता है। ठीक है, इसके लिए हमें थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें हमें कुछ केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला हम पढ़ेंगे शंकरी प्रसाद का। शंकरी प्रसाद, शंकरी प्रसाद केस में यही सवाल खड़ा हुआ कि क्या संविधान संशोधन करके फंडामेंटल राइट्स को घटाया बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, छीना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ। ध्यान से समझिएगा। और ये केस हो रहा है कब? 1951 में। यानी लागू होने के 1 साल बाद ही ये सवाल आ गया, क्या संसद के पास ये शक्ति है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ है। उसके बाद फिर से यही सवाल खड़ा होता है दोबारा से सज्जन सिंह के केस में, 1965, कि क्या मौलिक अधिकारों को संविधान संशोधन करके घटाया बढ़ाया बदला जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपनी बात दोहराई, हाँ कर सकते हैं। अब एक केस आता है गोलकनाथ, गोलकनाथ, ठीक है, 1967 में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967 में। ध्यान रखिए, क्रोनोलॉजी से समझ लीजिए। सो नंबर 1 केस है, ये नंबर 2 केस है, और ये नंबर 3 है। गोलकनाथ केस आता है और इसमें परिस्थितियां बिल्कुल उलट हो जाती हैं। इसमें ये सवाल आया कि क्या संसद के पास ये शक्ति है कि वो संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों को कम कर सकती है, बदल सकती है, छीन सकती है, घटा सकती है? और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आंसर दिया नहीं। देखो ऊपर से हाँ चला रहा है, हाँ हाँ हाँ। 1967 में ये स्थिति बदल गई। इसमें एक काफी बड़ी बेंच बैठी। ठीक है, याद रखिएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई चीज को पलटना है या किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे उसको सुनवाई करनी है, तो उसे पहले से अगर डिसाइड है, जैसे पहले से तय हुआ था कि संविधान संसद के पास ये शक्ति है कि वो संविधान संशोधन कर सकती है फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार के संबंध में। ठीक है, तो उसके बाद अगर फिर से वही क्वेश्चन आता है तो उसके बाद उसे बड़ी बेंच बिठानी पड़ेगी। ठीक है, बड़ी बेंच बैठानी पड़ेगी। तो ऐसे ही गोलकनाथ केस में 11 जजेस की बेंच बैठी, 11 जजेस, और उसमें से, ठीक है, 6 और 5 के रेशो में ये डिसीजन आया और 6 जजेस ने कहा नहीं कर सकती। इंटरेस्टिंग केस है। भारत की राजनीति में कहीं ना कहीं एक तरह का भूचाल ला दिया था इसने। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री बनी थी देश की। तो 6 जजेस ने कहा कि संसद के पास ये शक्ति नहीं है कि वो मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन करके बदलाव कर सके। अब सरकार का तो भैया माथा खराब हो गया कि ये क्या कर दिया, ये तो हमारी पावर छीन रहा है कोर्ट। तो जुडिशरी और जो आपकी जो पार्लियामेंट थी, जो गवर्नमेंट थी, हमने सामने आ गए। जुडिशरी वर्सेस क्या कहेंगे आप, एग्जीक्यूटिव। अब इसके बाद क्या होता है? सरकार एक 24वां संविधान संशोधन लाती है और गोलकनाथ केस में जो बात कही गई उसको पलट देती है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गोलकनाथ में क्या कहा कि संसद के पास शक्ति नहीं है। 24वां संविधान संशोधन लाके सरकार ने उसमें लिख दिया, आर्टिकल 368 में, कि है, हम कर सकते हैं। कहने का मतलब है इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए 24वां संविधान संशोधन लाया।
ठीक है। और उपखंड 4 यानी क्लोज 4, 368 4 ऐड कर दिया गया। अब इस 24वें संविधान संशोधन को, 24वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, और फिर एक नया केस तैयार हो गया, केस नंबर 4, जिसको हम कहते हैं केशवानंदा भारती, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केरल राज्य। बहुत ही रिमार्केबल। अगर आपको ये केस नहीं पता, बस आपको कुछ नहीं पता फिर। याद रखिएगा, अगर आप लॉ के स्टूडेंट और आपको केशवानंदा भारती नहीं पता, 1973, ठीक है, 74 में डिसीजन आया है, तो कुछ नहीं पता आपको। केशवानंदा भारती इतना इंपॉर्टेंट केस है। और इसमें फिर से ये क्वेश्चन आ गया कि क्या संसद के पास ये शक्ति है कि वो मौलिक अधिकारों को संविधान संशोधन करके बदल सके। तो इसमें गोलकनाथ वाली जो बात थी उसको पलट दिया और फिर से कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ कर सकती। और इसमें तो 11 जजेस बैठे थे, इसमें बैठे 13 जजेस, जिसमें से 7 ने कहा हाँ कर सकती है और 6 ने कहा नहीं कर सकती। बड़ा रिमार्केबल केस है। बहुत लंबी सुनवाई चली थी इस केस की, 13 जजेस बैठ के सुनते थे इसको। और बड़े बड़े ज्यूरिस्ट, नानी पालकी वाला और बड़े रिनॉन्ड लोगों ने इस केस को लड़ा था। और फिर डिसीजन आता है 7-6 के रेशो से, 7 जजेस ने कहा कि बदल सकती है, यानी शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह को सही ठहराया, गोलकनाथ को पलट दिया और कह दिया कि यस, गवर्नमेंट के पास ये पावर है। पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर पार्ट 3। बड़ी मतलब विचित्र बात हो गई। गोलकनाथ ने ये कह दिया था कि भाई जो अनुच्छेद 12 है उसके तहत जो मीनिंग है विधि का, ठीक है, वो है। इसमें मना कर दिया कि अनुच्छेद 12 में जो विधि की शब्द इस्तेमाल किया गया वो विधि नहीं है। तो कहने का मतलब है, केरल केशवानंदा भारती बनाम केरल राज्य में वापस से शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह को जिंदा कर दिया गया। और ये कह दिया कि मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो आपके फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट कर सकती है। गजब बात हुई। ठीक है, यहां तक चीजें समझ आई। लेकिन एक चीज कह दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, केशवानंद भारती जितना आसान लग रहा है अभी उतना आसान नहीं। इसमें कह तो दिया सरकार को हाँ कर सकती है, पर इसने कहा कि तुम्हारे पास संविधान संशोधन करने की शक्ति तो है, पर असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। सीमित दायरे में रह के ही, अपनी हद में रह के ही तुम संविधान संशोधन कर सकते हो। और यहां पर एक नई थ्योरी का जन्म हुआ, जिसको हम कहते हैं क्या, क्या कहेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, ये केशवानंदा भारती में आया। मूल ढांचा, मूल ढांचा हिंदी वाले लिख लें, मूल ढांचा सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आपके पास पावर तो है, आप संविधान संशोधन करिए, बिल्कुल, जनता ने आपको पावर मैंडेट दिया है, आप जीत के आए हैं, करिए। पर कोई भी ऐसा बदलाव जो भारतीय संविधान के मूल ढांचे को ही बर्बाद कर दे, बेसिक स्ट्रक्चर ही खराब कर दे, ऐसा बदलाव आप नहीं कर पाएंगे। करिए बदलाव, लेकिन आप पे लिमिट लगाई दी जाती है। ऐसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक कमरा मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, कहता हूं कि ठीक है ये कमरा आपका, आप इसमें जो चाहें करें, आप इसमें पेंट कराएं, एसी लगवाएं, फूल पत्तियां निकलवाएं, खूब बढ़िया से इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं। पर इस कमरे को मत तोड़ देना, ऐसा कुछ मत करना जिससे कमरे का अस्तित्व खत्म हो जाए, इसकी नींव हिल जाए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात ये कही कि संविधान में बदलाव करो, पर कुछ मूल चीजें ऐसी हैं, बेसिक चीजें ऐसी हैं जो संविधान की पहचान है, उन्हें नहीं बदलेंगे हम। जैसे हमारा भारतीय संविधान लोकतंत्र है, तो कल को पता चला कोई आए, ठीक है, बहुत सारी सीटें उसके पास हों, उसके पास लोकसभा में राज्यसभा में बहुमत हो, और वो क्या करे, लोकतंत्र को ही खत्म कर दे, बोले अब से आगे चुनाव ही खत्म। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। केंद्र और राज्य के जो संबंध है, जो केंद्र के और राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है, अब कोई आए और केंद्र को ज्यादा पावरफुल बना दे और राज्यों की सारी शक्तियां छीन ले अमेंडमेंट करके, कर पाएंगे ऐसा? आंसर इज नो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान एक धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। अब कोई आए और कहने लगे कि साहब हम तो सेक्युलर वर्ड को हटा रहे हैं, ठीक है, क्या हटा पाएंगे? चलो इसको भी क्लियर कर देता हूं मैं। सेक्युलर वर्ड आप नहीं हटा सकते, सेक्युलर वर्ड को हटाया नहीं जा सकता। चलो वर्ड भी आप हटा देंगे, तो आर्टिकल 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता लोगों को मिली है, जो नागरिकों को मिली है, क्या वो भी छीने जा सकती है? आंसर इज नो। और इसकी एक लंबी लिस्ट है। क्या हमारे देश से रूल ऑफ लॉ को हटा सकते हैं? आंसर इज नो। रूल लॉ भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अभी सवाल आया सरकार के सामने, भैया बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, उसकी लिस्ट बना दो एक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, ऐसी लिस्ट नहीं बनाती हम, समय समय पे बताते रहेंगे क्या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और क्या नहीं। तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अक्सर थोड़ा सा राजनीतिक ये सवाल है कि क्या भारत को धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर की कैटेगरी से बाहर किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। और इसका आंसर आप अगर आप किसी को देंगे तो कैसे देंगे? केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस का उदाहरण आप देके कहेंगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारी एक पहचान है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और केशवानंदा भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली कह रखा है कि आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा नहीं ला सकते जिससे भारतीय संविधान का मूल ढांचा ही बर्बाद हो जाए, मूल ढांचा ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो गोलकनाथ को पलट दिया, ठीक है, और कह दिया, ठीक है, क्या कह दिया? यही कह दिया कि भैया बदलाव कर सकते हैं। ये 24वां संविधान संशोधन किया, उपखंड 4 जोड़ दिया, क्लॉज 4 जोड़ दिया, ठीक है। और जो संविधान संशोधन था 24वां, उसको विधिमान्य यानी वैलिड डिक्लेयर कर दिया। बट एक चीज इसमें ये कह दी कि भाई आप संशोधन करिए, पर सीमा लगा दी जाएगी आपके ऊपर, असीमित नहीं है आपकी शक्ति, और इसमें बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकते आप। बेसिक स्ट्रक्चर में आप चेंजेस नहीं ला सकते, ठीक है। अब चौथा है, ठीक है, 3 बातें हमने कर ली कि अनुच्छेद 33 का इस्तेमाल करके आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं, 34 मार्शल लॉ में आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं, अमेंडमेंट करके आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं, और चौथा है आपातकालीन घोषणा यानी डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी के टाइम पे भी आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग बेसिक सा जान लेते हैं आपातकाल के बारे में, ठीक है। तो भारतीय संविधान में आपातकाल का जो व्यवस्था है वो कुछ ऐसी है कि अनुच्छेद 352, ठीक है, 356 और 360, ठीक है। ये आपातकाल वही है, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। ये होता है जब राष्ट्रपति शासन जिसको कहते हैं, ठीक है, जब संवैधानिक जो जो मशीनरी है वो फेल हो जाए, इसको आप सिंपल भाषा में समझिए, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। जब स्टेट गवर्नमेंट कोई गिर जाती है, राष्ट्रपति शासन की बात होती है इसमें। और ये होती है आर्थिक आपातकाल, इकोनॉमिक इमरजेंसी, ठीक है, ये आज तक लगी नहीं वैसे हमारे देश में कभी, ठीक है, आर्थिक आपातकाल लगा नहीं है कभी, ठीक है। ये होता है मेन राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये 3 ग्राउंड पे लगता है। जैसे युद्ध, वॉर, वॉर डिक्लेयर हो गई, लगा सकती है सरकार, ठीक है। बाह्य आक्रमण, किसी अदर कंट्री ने हम पे अचानक से हमला कर दिया,
ठीक है, अटैक हो गया। एक्सटर्नल एग्रेशन जिसको कहते हैं, एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, लगा सकती है सरकार। और सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, अगर भारत में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ठीक है, लोग हथियारों के साथ सड़कों पे उतर आए, सरकार के खिलाफ धावा बोल दें, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आर्म्ड रेबेलियन। आर्म्ड रेबेलियन, विद्रोह कर दें लोग, तब लगा सकते हैं। तो ये तीन मामले हैं, तीन ग्राउंड पे इमरजेंसी लग सकती है। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको, कि ये जो शब्द है सशस्त्र विद्रोह, ये 1978 के बाद आया। ठीक है, 1978 के बाद। पहले ही जो शब्द था 1978 से पहले, ये हुआ करता था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टरबेंस, इंटरनल डिस्टरबेंस। ओके, बाद में इसको बदल दिया गया था, ध्यान रखना। ये 1975 की इमरजेंसी में इस्तेमाल हुआ था, इसलिए कंट्रोवर्शियल है, ये बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल इतना समझिए कि 352 जो है, जो आपातकाल होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, वो तीन ग्राउंड पे लगाया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे ही आपातकाल लगता है तो इसमें दो आर्टिकल पिक्चर में आते हैं, याद रखिएगा। दो अनुच्छेद आते हैं। एक आता है 358। 358 ये कहता है कि आपके अनुच्छेद 19 में जितनी भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जितने जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सब सस्पेंड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। 352 इस्तेमाल हुआ, 358 इस्तेमाल होगा। और 19 में जो आपको बोलने की स्वतंत्रता, ये वो छह तरह की जो आजादी, जो स्वतंत्रता मिली है, सस्पेंड हो जाएंगी आपकी। और सरकार के ऊपर जो लगाए निर्बंधन है वो समाप्त हो जाएंगे, यानी सरकार के पास एक तरीके से काफी शक्तियां आ जाती हैं, पावर आ जाती है। और तो और आर्टिकल 359 का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। महामहिम राष्ट्रपति जी अपने एक आदेश जारी करके ये भी कह सकते हैं कि कौन से और जो अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं, उनको भी सस्पेंड किया जाए, उनको भी निलंबित किया जा रहा है। हालांकि इसमें उनको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। 358 में तो 19 सस्पेंड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पर 359 वाले में इन्हें बताना पड़ेगा कि कौन सा कर रहे हैं आप। और एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आर्टिकल 20 और 21 1978 वाले उसके बाद कभी भी सस्पेंड नहीं होते, याद रखना, कभी भी सस्पेंड नहीं होते। ठीक है, तो चलो एक कहानी हम तुम्हें समझाते हैं, इमरजेंसी वाली। ठीक है, 1975 की जो इमरजेंसी है, चलो एक तो 1975 हम जिसमें इमरजेंसी लगी, और 1978। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन याद रखेगा। यहाँ पर 1975 में जब इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी ने, बहुत कंट्रोवर्शियल है और पॉलिटिकल भी है। ठीक है, ब्लैक डे भी कहते हैं कुछ लोग इसको। तो जब 1975 में इमरजेंसी लगी तो उस समय एक तो युद्ध, ठीक है, एक बाह्य आक्रमण, ठीक है, और एक आंतरिक अशांति, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आंतरिक अशांति के आधार पे भी इमरजेंसी लगाई जा सकती थी, जो कि एक तरह का वीक वर्ड था। आंतरिक अशांति किसे कहेंगे, कोई परिभाषा ही नहीं है। थोड़ा सा प्रोटेस्ट हो गए तो आप क्या इमरजेंसी लगा देंगे? थोड़े प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए देश में तो क्या, जैसे किसान आंदोलन हो गया, ये क्या ऐसे पे इमरजेंसी लगाई जा सकती है कि आप तो कह देंगे आंतरिक अशांति हो रही है? तो 44वें संविधान संशोधन में इस शब्द को बदल दिया, युद्ध को वैसे ही रखा, ठीक है, युद्ध के आधार पे बाह्य आक्रमण को ऐसे ही रखा, ठीक है, और इसको बदल दिया सशस्त्र विद्रोह में। सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन जब हो, तब ही लगाएंगे आप। लोग हथियारों के साथ विद्रोह कर दें देश में। तो अब जो करेक्ट वर्ड है वो ये है, ये पहले हुआ करता, ये 44वें संविधान संशोधन में आया। और इसमें यह भी कहा गया, 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन आया, कि इसमें अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे, कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकते आप इनको, इन दोनों।
यहां पे कर सकते थे, 1975 वाली में कर दिए गए। यानी जो जीवन जीने का अधिकार जो इतना अहम है, उसको भी सस्पेंड कर दिया। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन आपको समझ गई है, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। आंतरिक अशांति की बात इसमें हमने की। और तो और उस समय क्या कर दिया गया कि भाई 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं तो आप उनको किसी कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में ये कह दिया गया कि अगर इमरजेंसी लगी है और आपके फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं, ठीक है, तो भी आप उनको उसमें चैलेंज कर सकते हैं। और खासकर जो आर्टिकल 20 और 21 है, इनको कभी भी आप सस्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए, एक थोड़ा सा पॉलिटिकल सिचुएशन थी जिसको हमने समझा है। तो कहने का मतलब है अब हमारे पास ये चार कंडीशन आ गई जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। पहला, जब आप किसी सेना के सदस्य हों, ठीक है, या तो नेवी के हों या उसके एयरफोर्स के हों या उसके, ठीक है, इनमें आपके पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो मिनिमम रहेंगे, उनको घटाया बढ़ाया जा सकता है, छीना भी जा सकता है, ठीक है। दूसरा, मार्शल लॉ अगर आप अप्लाई हो रहा है, ठीक है, सेना विधि लागू है, तो आप फंडामेंटल राइट्स भूल जाइए। तीसरा होता है अमेंडमेंट करके जो है वो सरकार वो कर सकती है उनको, ठीक है, सस्पेंड कर सकती है, कम कर सकती है, घटा बढ़ा सकती है, ठीक है, केशवानंद में। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं करेगी, हमने समझ लिया। और चौथा होता है कि आपका अगर आपातकाल लगा है, उसकी घोषणा हो चुकी है, तो उसमें भी आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आई होप आज का जो लेक्चर है वो इंटरेस्टिंग रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, हु कैन क्लेम, और किन सर्कमस्टांसेस में सस्पेंड किए जा सकते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। गिव इट अप।